ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। सदाबहार कहानी सेंटर पर स्वागत है। मुझे तो पता भी नहीं था कि अपनी मोहब्बत बचाने के लिए खुद अपने हाथों से ही एक सौतन लाना पड़ेगा। लोग अपने महबूब को 7 पर्दों में छुपा कर रखना चाहते हैं और मेरी भी कुछ ऐसी ही सोच थी, मगर क्या करती, जिंदगी इस मोड़ पर ले आई थी। मुझे अपने पति के लिए एक लड़की की ज़रूरत थी। लोगों से कहती तो वह मेरा मजाक उड़ाया जाता था। सबसे ज़्यादा दुख मुझे अपनी सास के चेहरे पर गुस्से वाला मुस्कुराहट देखकर होता था। वह कहता था कि मुझे तुम्हारे सिवा और कोई लड़की अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं बस तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं दूसरी शादी का झंझट नहीं पालना चाहता। जबकि मुझे तो मालूम था ये सब बनावटी बातें थीं। आदमी को अपनी सगी औलाद हर हाल में चाहिए होती है, जबकि मैं तो बांझ थी। ये खबर मुझे शादी के 2 साल बाद पता चली थी। तब ऐसा लगा था कि मैं तबाह बर्बाद हो गई हूँ। मैं हंसना भूल गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया। उनकी आवाज़ सुनकर मैं फूट फूट कर रोई। मम्मी बोली, क्या बात है सीमा, तुम क्यों रो रही हो? मैं बोली, मम्मी मुझे आप लोगों की शराब लग गई है। मैं बदनामी और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। मम्मी कहने लगी, मेरी बच्ची, तुझ पर भगवान की कृपा हो। कभी ऐसा दिन ना आए जो तुम्हें माँ बाप की श्राप लगे। तुम मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है। मैं तड़प कर मम्मी से बोली, मम्मी मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, मगर मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई है। आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुझे साफ साफ शब्दों में कह दिया कि तुम बांझ हो, तुम माँ नहीं बन सकती हो। अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? मुझे पक्का यकीन है कि मेरी ये बात सुनकर मेरी सास मुझे मेरे पति से डिवोर्स दिलवा देंगी। मम्मी कुछ सोचने लगी, बाद में बोली, बेटी तुम फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। अगर भगवान एक दरवाजे बंद करता है तो कई दरवाजे खोल देता है। तुम ऐसा करो, अपने पति की दूसरी शादी अपने हाथों से करवा दो। तुम्हारा एहसान मंद रहेगा और तुम्हें छोड़ने का कभी सोचेगा भी नहीं। मम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। यही लगता था कि वह मुझसे दुश्मनी निभा रही हैं। तब मैं बोली, मम्मी मुझे आपसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। मैं सारा दिन रोती रही थी। शाम के वक्त प्रदीप घर वापस आए तो मुझे देखकर बोला, क्या बात है सीमा, तुमने कमरे में इस तरह अंधेरा क्यों किया हुआ है और तुम क्यों रो रही हो? मम्मी ने कुछ कहा है? मैंने नहीं में सर हिला दिया और रोते हुए बोली, प्रदीप मेरी तकदीर में अंधेरा ही लिख दिया गया है। मैं उजड़ गई हूँ। प्रदीप ने मुझे बड़ी डर से घूरा था। वह कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे पास हूँ। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। मैं तुमसे इतना मोहब्बत करता हूँ, फिर बैठे बिठाए तुम्हें क्या हो गया है? मैंने नहीं में सर हिलाया और मैं बोली, प्रदीप हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तुम ये बात कैसे भूल सकते हो कि हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो चीज़ है, हमारी शादी के 2 साल हो गए हैं, हमारे पास कोई बच्चा नहीं है। प्रदीप ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम फिक्र मत करो, भगवान की कृपा हम पर भी होगी। तब मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, नहीं प्रदीप, भगवान हमें भूल गया है, वह हमें बच्चे नहीं देगा। आज मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी। उसने कहा कि तुम बांझ हो, तुम उम्र भर कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती हो। मेरी बात सुनकर प्रदीप के चेहरे पर गम की लहर दौड़ उठी थी। वह बड़ी देर बिल्कुल चुप रहा। मेरा दिल दुखने लगा था। तब प्रदीप ने मेरा हाथ थामा और बोला, कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो। मैं तुम्हारी मोहब्बत के सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। मैं बोली, प्रदीप अगर आपको कभी बच्चे की ज़रूरत महसूस हुई तो हम क्या करेंगे? प्रदीप मुस्कुरा कर दिया और बोला, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। प्रदीप की ऐसी बातें सुनकर मेरे दिल को बड़ी ठंडक पहुंची थी। मेरा पति मेरे साथ था तो फिर मुझे किस बात का गम था? ये बात अब मेरी सास तक भी पहुंच गई थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म होने लगी थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे हर वक्त मुझे घूर रही है और मुझे खाने के लिए दौड़ती है। वो मुझे देख देख कर बातें सुनाया करती थी। एक दिन हमारे घर एक पड़ोसन आई
तो उसको कहने लगी, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप के दिल को तोड़ा है, फिर वे सारी उम्र तरसते रहते हैं। पड़ोसन कहने लगी, अच्छा वे कौन से लोग होते हैं, मुझे भी तो बताओ। तब मेरी सास बोली, अरे बहन छोड़ दो ऐसी बातों को, तुम बस मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढो। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती हूँ। पड़ोसन कहने लगी, क्यों, तुम्हारी पहली बहू को क्या हुआ है? तब मेरी सास एकदम तिलमिलाकर हंसकर बोली, बेचारी तो बांझ है, वे बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। अब हमें तो अपनी नस्ल बढ़ाने हैं, मेरा तो एक ही बेटा है। ये सब बातें सुनकर मैं तो बिल्कुल कांपने लगी थी। जब प्रदीप घर वापस आया तो मेरे रो रो कर उससे सारी बात बताई थी। प्रदीप को बहुत गुस्सा आया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने साथ कमरे से बाहर ले गया था। वह मुझे अपनी माँ के बराबर में खड़ा करके बोला, मम्मी ये लड़की मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है, मैं इसके अलावा किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकता। आप मेरे लिए खामखा लड़की ढूंढना छोड़ दो। अगर मेरे साथ आप ज़बरदस्ती करेंगी ना, तब भी मुझे ये दुनिया की हर लड़की से ज़्यादा प्यारी होगी। इसलिए आज के बाद आप मेरी दूसरी शादी के बारे में मत सोचिएगा। मेरी सास ने सर झटक दिया और कहने लगी, मैंने तो आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा जो अपनी बांझ पत्नी के इस तरह ना जो नखरे उठाता हो। हमारे ज़माने में तो तब किसी को पता चलता था कि उसकी पत्नी में कोई नुक्स है तो वह जल्दी से डिवोर्स देकर उसे घर से निकाल देता था। प्रदीप कहने लगा, मम्मी मैं सीमा से मोहब्बत करता हूँ, ये मोहब्बत ख़त्म नहीं होगी, इसलिए आप ऐसी बातें करके मेरा दिल नहीं जलाया करो। मेरे सास चुप कर गई थी, जबकि प्रदीप की बातें सुनकर मेरा खून बढ़ गया था। मैं बहुत खुश हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे सातवें आसमान पर उड़ रही हूँ। मैंने अपने पति से खूब प्यार मोहब्बत की बातें की थी और उनका एहसान मंद माना था कि वे मेरे खातिर सबसे लड़ बैठते हैं। रात हुई तो मैंने सोचा कि प्रदीप को चाय बनाकर दे दूं। मैं चाय बनाने के किचन में आई तो मेरी सास के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। मैंने अपना नाम सुनकर चौंक गई थी। मैंने गौर किया तो अपनी बेटी से फ़ोन पर बातें करने लगी थी। फिक्र ना करो, देखना इस मनहूस सीमा का मैं तो पत्ता कैसे साफ करती हूँ। अभी तो प्रदीप के दिमाग पर उसकी मोहब्बत का भूत सवार है, लेकिन कुछ दिन बीत जाएंगे तो किस तरह लाइन पर आता है। मैं तो उसकी दूसरी शादी करवा कर ही रहूँगी। तुम ऐसा करो, उसके लिए कोई अच्छा सा लड़की ढूंढना शुरू कर दो, तब तक मैं प्रदीप को खुद ही दूसरी शादी के लिए तैयार कर लूँगी। ये सब बातें सुनकर मेरे दिल पर बहुत बोझ सा पड़ गया था। आंखों में आंसू आ गए और मैं चाय बनाने बगैर ही कमरे में आकर लेट गई थी। अब मेरी ज़िंदगी बहुत ही बोझ हो गई थी। हर वक्त यही धड़कन लगा रहता कि कहीं प्रदीप मुझे छोड़ ना दे, कहीं वह अपनी माँ की बातों में आकर दूसरी शादी ना कर ले। प्रदीप जब भी काम से वापस आता तो मैं बहुत गौर से उसका चेहरा देखा करती थी। कहीं वह गुस्से में तो नहीं है, कहीं वह मुझसे परेशान तो नहीं है। क्या हुआ, मेरे साथ ठीक तरीके से बात कर रहा है ना या नहीं? मेरी तो कोई सहेली भी नहीं थी जिससे मैं अपना गम बांट सकती थी। मुझे अब मम्मी का ही ख्याल आता था, मगर पिछली बार उन्होंने मुझे जो राय दिया था मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, इसलिए उनसे बात करना भी छोड़ दिया था। आज मेरा दिल बहुत उदास था, इसलिए मैंने अपने मम्मी को फ़ोन मिलाया था। मैंने हेलो कहा तो मेरी मम्मी रोने लगी थी। बोली, सीमा तुमने एक बार फ़ोन करके मेरे दिल को अपनी चाह बढ़ा दी थी, उसके बाद दोबारा फ़ोन नहीं किया। मैं हर रोज़ इंतज़ार करती थी कि कब तुम मुझसे बात करोगी। तुम तो जानती हो कि मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता, तो और मैं तुम्हारे भाइयों से भी नहीं कह सकती थी कि मेरी बात सीमा से करवा दो। मेरी बच्ची, तुम कहाँ गायब हो गई थी? मेरे साथ बात करने को जी नहीं कर रहा था क्या? मुझे तो इस बात की खबर भी नहीं थी कि मेरी मम्मी मेरे खातिर कितना तड़प रही होगी। मैं सुनने लगी और बोली, मम्मी मेरी ज़िंदगी पहले बहुत खुश थी, मगर जब से मुझे पता हुआ है कि मैं बांझ हूँ, तब से मेरे सर पर हर वक्त तलवार लटकती रहती है। मेरी सास ने मुझे कभी भी नहीं अपनाया था, अब तो उसने कसम ले ली है कि वह कभी भी किसी से मेरे पति के रिश्ते के बारे में बात करने लग जाती है। कभी पड़ोसन से तो कभी अपनी बेटी से कहती है कि इस बार बहू से अपनी पसंद के लेकर आऊँगी, तब अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढ लो।
तब तक मैं प्रदीप को दूसरी शादी के लिए तैयार करती हूँ। मम्मी, प्रदीप बहुत ही अच्छा इंसान है, उसने मेरा बहुत साथ दिया है। अभी वह मेरे खातिर अपनी मम्मी से लड़ पड़ा था, मगर है तो मर्द ही ना। कब तक मुझे अपनी दिल की रानी बनाकर रखेगा? एक ना एक दिन तो उसे इस बात का एहसास ही हो जाएगा कि मुझे अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मम्मी कहने लगी, बेटी मैं तुम्हारा गम समझती हूँ। मुझे एहसास है कि इस वक्त तुम किस दर्द से गुजर रही हो। इसलिए तो तुम्हें उस दिन उस बात की राय दिया था कि तुम प्रदीप की दूसरी शादी करवा दो। वह अपनी करोड़ों की जायदाद यूं ही छोड़कर तो नहीं जाएगा। सीधी सी बात है, उसे अपनी वारिस चाहिए। आज नहीं तो कल दूसरी शादी के लिए जरूर सोचने लगेगा। अगर ऐसे में तुम्हारे पति ने तुम्हारी सास की पसंद की कोई लड़की से शादी कर ली तो सोचो तुम्हारे साथ इस घर में ऐसा अच्छा सलूक नहीं होगा। मेरी मानो तो किसी गरीब घर की कम उम्र की लड़की से प्रदीप की शादी करवा दो। वह तुमसे दबकर भी रहेगी और कभी तुम्हारी बराबरी करने की कोशिश भी नहीं करेगी। बच्चे वह जन्म देगी मगर उसकी माँ तुम बन जाओगी और फिर मौका देखकर उस लड़की को अपने घर से चलता करना। मम्मी की बातें सुनकर मुझे लगता था कि वह बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं बोली, मम्मी आपकी नज़र में कोई अच्छी लड़की हुई तो मुझे बताएं, मैं भी अपनी तरफ से लड़की ढूंढने की कोशिश करती हूँ। मम्मी कहने लगी, गरीब घर की लाचार लड़की हो तुम अपने पति के लिए लेकर आना, जो बिल्कुल ही सीधी सादी हो। ऐसी भूल कभी मत करना, कहीं तेज तर्रार लड़की ले आओ और फिर सारी ज़िंदगी हाथ मलती रह जाओ। मैं बोली, मम्मी आप फिक्र मत करो, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। अब मैंने सोच लिया है कि प्रदीप की दूसरी शादी करवाएंगे। बगैर मेरा गुजारा इस घर में नहीं था, इसलिए मैं घर वालों से चोरी छुपे प्रदीप के लिए लड़की ढूंढने लगी थी। मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मैं कैसे अपने पति को अपने ही हाथों से किसी दूसरी औरत को सौंप सकती थी, फिर पति भी वह जिसके खातिर मैंने हर हद पार कर दी थी। मैं गांव की रहने वाली थी, गांव के चौधरी और सरपंच की इकलौती बेटी थी। मेरे पापा और मेरे भाई मुझ पर जान निछावर करते थे। जिंदगी बहुत हसीन थी, मगर मुझे सिर्फ एक बात की कमी थी, ये कि मेरा रिश्ता मेरे पापा ने बचपन में ही अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया था। पिंटू चौधरी का बेटा था, उसने आज तक स्कूल का शक्ल नहीं देखा था, जबकि मैंने 10वीं पास किया हुआ था। वैसे भी पिंटू बहुत ही अजीब तरह का इंसान था, बहुत ही घमंडी और नशा वगैरह भी करता था। पढ़ाई तो मेरे भाइयों ने भी नहीं की थी, मगर वह फिर भी अच्छे और उनको बात करने का ढंग भी था। मम्मी ने मेरे भाइयों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की थी, जबकि पिंटू तो ऐसे था जैसे वह खुद ही पल बढ़कर जवान हो गया हो। उसे किसी ने अच्छे बुरे की तमीज़ तक नहीं सिखाई थी। गांव की हर दूसरी लड़की से उसका चक्कर चलता रहता था। मैं तो ये भी सब सुन रखा था कि वह अक्सर लोगों को कहता फिरता था कि देखना शादी के बाद मैं सीमा को कैसे कस कर रखता हूँ। उसकी सारी पढ़ाई लिखाई ना भुला दी तो मेरा नाम पिंटू नहीं। मुझे पिंटू से बहुत नफरत हो गई थी। मम्मी से भी मैं इन बातों के बारे में बताया करती थी। वह बहुत परेशान हो जाया करती थी, कहने लगी, भगवान तेरी दादी की आत्मा को शांति दे, वह तो मर गई, पीछे तुम्हारे लिए फालतू के रिश्ते तय कर गई। उन्होंने बचपन में ही तुम्हारा रिश्ता पिंटू के साथ तय करके बहुत बुरा किया था। मम्मी पापा से बात करती तो कहते, कोई बात नहीं, अभी पिंटू बच्चा है, खुद ही समझ जाएगा। खैर कुछ साल बीत गए। मेरे बड़े भाई ने गांव में अस्पताल बनाने की अपील की हुई थी। उन्हीं दिनों एक कमेटी गांव में आई थी। वह ज़मीन वगैरह का नाप जोख करने आई थी। फिर गांव में एक बहुत ही बड़े अस्पताल की बुनियाद रखी गई थी। शहर से बहुत ही बड़े बड़े लोग अपने गांव में काम करने के लिए आए थे। वह सब लोग पापा के डेरे में ही ठहरे हुए थे। डेरे से होकर वह वापस चले जाते थे, मगर एक ऐसा आदमी था जो वापस नहीं गया था। उसका नाम प्रदीप था। उसे गांव की हवा बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए उसने पापा से इजाज़त लेकर अपना काम 2 हफ्तों के लिए बढ़ा लिया था। प्रदीप टिक कर नहीं बैठता था, वह हर वक्त गांव की सैर को निकल जाता था। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ पापा की फसलों की सैर करने निकली थी, जब मेरी नज़र प्रदीप पर पड़ी थी। वह तो जैसे ठहर सा गया। वह मुझ में खो गया था और मैं उसमें खो गई थी। नज़रों से उस थोड़े से फासलों ने दिल में उथल पुथल कर दिया था। जब मैं डेरे पर चोरी चुपके प्रदीप से मिलने आया करती थी, एक बार तो मैंने डेरे ही चली गई थी। वह मुझे देखकर मुस्कुरा दिया था और कहने लगा, मुझे भी आपका ही इंतज़ार था। तभी उन्होंने अपना फ़ोन नंबर दिया था। मैंने मम्मी के फ़ोन से उसके साथ बात किया करती थी।
हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। वह कहने लगे, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ। तब मैंने उसे पिंटू के बारे में सब कुछ बता दिया था। वह मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। कहने लगा, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? भला कहाँ तुम और कहाँ पिंटू? प्रदीप बोला कि मैं पिंटू के साथ 2 मिनट खड़ा होकर बात भी नहीं कर सकता था। मुझे उससे इतनी नफ़रत महसूस होती है। फिर तुम कैसे पूरी ज़िंदगी बिता सकती हो? तब मैंने कहा कि तुम मेरा रिश्ता लेकर आ जाओ। हो सकता है मेरे पापा को मुझ पर तरस ही आ जाए। प्रदीप ने हामी भर ली थी। वह वापस शहर चला गया था और पूरे 1 हफ्ते बाद अपनी बहन और अपनी मम्मी के साथ वापस लौटा था। उसने मेरा रिश्ता मांगा था, मगर मेरे पापा ने कहकर मना कर दिया कि हमारी बेटी का रिश्ता पहले से ही तय हो रखा है, नहीं तो मैं ज़रूर आपको कभी खाली नहीं लौटाता। मेरा दिल तो ये फैसला सुनकर दिल दुखी हो गया था। एक तरफ प्रदीप जैसा अच्छा आदमी, प्यार करने वाला, उसे खो देने का मलाल था। दूसरी तरफ पिंटू जैसा घटिया आदमी का डर भी था। हर वक्त रोती रहती थी। मेरी भाभियाँ और मम्मी मेरा दिल बहलाने की कोशिश किया करती थी। एक दिन मैंने पापा से बात करने का फैसला कर लिया था। मैंने उनसे कह दिया कि मैं पिंटू से शादी नहीं कर सकती, फिर चाहे आप मुझे किसी लंगड़े लूले आदमी के साथ ब्याह दो, मैं ऐतराज़ नहीं करूँगी। पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, मैं अपनी मरी हुई माँ की आखिरी ख्वाहिश को तोड़ नहीं सकता था। मुझे बहुत दुख हुआ था। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, पापा, मरने वालों के पीछे एक मुझे जीते जी क्यों मारना चाहते हो? पिंटू में क्या क्या बुराइयां नहीं हैं, आप मुझसे अच्छा जानते हो। पापा कहने लगे, कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। और अगर अच्छी औरत वफादार हो तो वह बुरा आदमी भी ठीक कर लेती है। मैंने ना में सिर हिला दिया था। पापा, औरत कोई मर्दों को ठीक करने वाली मशीन नहीं है। जो बुरा है वो सारी ज़िंदगी ही बुरा ही रहता है। कोई भी औरत मर्द को ठीक नहीं कर सकती। पापा ने मेरी तरह एक नज़र की और अपने कमरे में बाहर निकल गए थे। मैंने प्रदीप को फ़ोन किया था। मैं बुरी तरह से रो रही थी। वो कहने लगा, तुम फिक्र ना करो सीमा, मैं तुम्हें इस तरह से बर्बाद होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और फिर प्रदीप रात के पहर मुझे लेने आया था। मैं भी उसके साथ चली गई थी। मुझे मालूम था कि मेरे इस फैसले के साथ मेरे पापा की बहुत बदनामी होगी। मैं मजबूर थी। मैं प्रदीप को खोना नहीं चाहती थी। खैर, हम दोनों शहर पहुंच गए थे। प्रदीप ने मेरे साथ मंदिर में शादी कर लिया था। मुझे अपने घर ले गया था, मगर जब उसकी माँ को इस बात का पता हुआ तो मुझे घर से भगा लाया है। तो उसने बहुत ही लड़ाई झगड़ा किया था। कहने लगी, बेटी, तुम गांव के चौधरी का मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे डर है कि वह तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। प्रदीप एक करोड़पति बाप का औलाद था। वह अपना बिजनेस संभालता था। मेरी सास थोड़ा अलग तरह की थी। उसने घर के भागी हुई लड़की को बहू स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने मेरे और प्रदीप के बीच में फूट डालने की बहुत कोशिश की थी। वह अपनी पसंद की बहू लाना चाहती थी। प्रदीप एक अच्छा इंसान साबित हुआ था। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था। जिंदगी हर मोड़ पर मुझे इज्जत और मान सम्मान दिया था। मैं घर से भागी हुई थी। उसके बाद मेरा कभी किसी के साथ कोई बातचीत नहीं हुआ था। ये भी भगवान की कृपा थी कि मेरे भाइयों और मेरे पापा ने मेरा पीछा नहीं किया था, नहीं तो मेरी ज़िंदगी आग बन जाती। खैर, ज़िंदगी बेहाल अभी भी थी, क्योंकि मुझे इस बात का तो पता ही नहीं था कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मुझे यही ख्याल आता था कि मेरे साथ ये सब मेरे बाप की हाय लगी है। इसलिए मैंने मम्मी को फ़ोन किया। इन 2 सालों में उन्होंने अपना नंबर बदल लिया था। मम्मी से बात करके मेरा दिल बहुत हल्का हो जाया करता था। मेरी माँ थी, उनका दिल मेरे लिए तड़पता था। खैर, अब मैंने अपने पति के लिए दूसरी बीवी ढूंढना शुरू कर दी थी। हालात जैसे भी थे, अपनी सास के सामने हार नहीं मान सकती थी। आखिर मेरी रगों में भी तो चौधरियों का ही खून दौड़ रहा था। मैं इस तरह अपनी ज़िंदगी तबाह होने नहीं देना चाहती थी। इसलिए मैंने सास से चोरी छुपके मोहल्ले की एक औरत को कुछ पैसे देकर अपने साथ मिला लिया था। मैंने उससे कहा था कि तुम मुझे किसी मजबूर और लाचार लड़की का रिश्ता ढूंढ दो, और इस बात की भनक किसी को भी नहीं पड़नी चाहिए। राधा आंटी मान गई थी। वैसे भी राधा आंटी विधवा थी और उसके आगे पीछे भी कोई नहीं था। थोड़े दिनों तक वह बड़े खुफिया तरीके से मुझे अपने घर पर बुलाया करती थी। उसने मेरे सामने लड़की की तस्वीर रख दी थी। मैं तो उसका हुस्न देखकर ही दंग रह गई थी। ऐसा लगता था कि वह चांद का टुकड़ा है।
राधा आंटी कहने लगी, ये लड़की बेसहारा है और इसको सहारे के लिए मदद चाहिए। अपने चाचा के घर रहती है, इसके माँ बाप मर चुके हैं, मगर अब इसके चाचा का बेटा उसको देखना नहीं चाहता, इसलिए उसके चाचा चाहते हैं कि उसकी जल्द से जल्द घर की हो जाए ताकि उसकी जान इस घर से छूट जाए। मैं कभी भी अपने पति की शादी इस लड़की से नहीं करूँगी। उसका हुस्न तो देखो, मेरा पति तो उसका इश्क में पागल हो जाएगा। आप कोई और लड़की ढूंढ दो। राधा आंटी कहने लगी, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, इसको हाथ से जाने मत दो। वह बहुत ही सीधी है, बिल्कुल गाय की तरह है, तुम्हारे सामने खूब दबकर रहेगी। मेरा जी तो नहीं मानता था, मगर मैं कोई और रिश्ता भी ढूंढने के लिए मोहताज थी, इसलिए शीला का रिश्ता स्वीकार कर लिया था। मैं तस्वीर लेकर घर पहुंची तो बड़ा अजीब सा मंजर मुझे देखने को मिला था। मेरा पति एक सोफे पर बैठा था, जबकि मेरी सास और नंद उनके सामने बैठी हुई थी। मेरी नंद बोली, भाई आप एक बांझ लड़की के साथ ज़िंदगी क्यों गुजारना चाहते हो? मेरी मानो तो दूसरी शादी कर लीजिए। मैंने और मम्मी ने मिलकर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत लड़की ढूंढी है, आप बहुत खुश रहेंगे। उसके साथ प्रदीप बोला, आप दोनों अब बस कर दो, मैंने पसंद की शादी कर रखी है, कोई इतना बुरा जुर्म नहीं किया कि आप मुझे हर दम शादी के लिए कोसती रहती हैं। मैंने आपसे कह दिया तो कह दिया, सीमा के अलावा किसी और को स्वीकार नहीं करूँगा। वह मेरी पत्नी है और मैंने मरते दम तक की वो मेरी रहेगी। जहाँ सास और नंद की बातों ने मेरा दिल छल्ली छल्ली कर दिया, वहीं प्रदीप की बातों ने सुनकर मुझे बड़ी हिम्मत मिल गई थी। मैं आगे बढ़ी तो मेरी सास और नंद की नज़र मुझ पर पड़ गई। वह बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैंने उनके पांव छुए अपने कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद प्रदीप भी मेरे पीछे पीछे ही आ गया था। वह कहने लगा, सीमा तुम मम्मी और दीदी की बातों को दिल पर मत लेना, यूँ कुछ भी कहती रहती हैं। मैं बोली, प्रदीप आप दूसरी शादी कर ही ले। प्रदीप हक्का बक्का रह गया तो कहने लगा, तुम क्या कह रही हो? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं बोली, प्रदीप मैं आपको दूसरी शादी की परमिशन देती हूँ, मगर आप मेरी पसंद की लड़की से शादी करके लाएंगे, अपनी माँ की पसंद की लड़की को नहीं। प्रदीप कहने लगा, मैं तुम्हारे अलावा किसी को स्वीकार नहीं कर सकता, फिर वो चाहे तुम्हारी पसंद हो या मम्मी की, उसके क्या फ़र्क पड़ता है। मैं बोली, प्रदीप मुझे भी औलाद की ख्वाहिश है, आपकी शादी हो जाएगी तो हमारे घर में बच्चे आ जाएंगे, मेरी तरफ से सुकून मिल जाएगा। प्रदीप ने मना कर दिया और कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि मैं बैठी रह गई। सच तो ये था कि मुझे भी कोई औलाद की ख्वाहिश नहीं थी। मैं तो ये सब सिर्फ प्रदीप को खोने के डर की वजह से कर रही थी। खैर फिर कुछ दिन मेरे और प्रदीप के बीच में नाराज़गी रही थी, मगर मैंने उसे रो रो कर दूसरी शादी के लिए तैयार कर लिया था। मैं खुश नहीं थी, मगर मेरे हाथ में और था ही क्या। मजबूरी ऐसी चीज़ है जो इंसान को अंदर से ही निचोड़ कर रख देता है। जिस दिन शीला ब्याह कर हमारे घर आई थी, मेरी सास ने खूब हंगामा मचाया था। उसने प्रदीप के साथ भी बहुत लड़ाई की थी। कम से कम दूसरी शादी तो मेरी मर्जी से कर लेते। सास को यूं चिल्लाता हुआ देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा था, मगर मैंने भी सारी रात अंगारों पर बिताई थी। मैं सारी रात रोती रही। जिस आदमी के आंखों में बस मेरे लिए मोहब्बत हुआ करती थी, आज वह किसी और को देखकर मुस्कुरा रहा होगा। सुबह हुई तो मैं जल्दी से अपने कमरे से निकल आई थी, क्योंकि मैं प्रदीप से मुलाकात करना चाहती थी, मगर वह तो दिन के 11 बज गए थे, फिर भी वह कमरे से बाहर नहीं निकला था। मैंने अपनी सौतन शीला से पूछा तो कहने लगी, प्रदीप तो सो रहे हैं। मैंने उसके तरफ घूर कर देखा और बोली, तुमने उसे जगाया क्यों नहीं? शीला रोने लगी थी। वह बोली, प्रदीप ने मुझे कहा कि उन्होंने ये शादी सिर्फ आपकी मर्जी से की है। अब मैं किस तरह उन पर अपना हक जमाऊं? नहीं तो वह मुझे डिवोर्स दे देंगे और घर से निकाल देंगे। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मैं उन्हें जगाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊँगी? चाचा के घर जाने का सोच भी नहीं सकती। मैंने दिल ही दिल में राधा आंटी को दुआएं दे डाली थी। उसने सच में एक बहुत ही मजबूर लड़की को मुझे ढूंढ कर दी थी, मगर मैंने सोचा कि प्रदीप मुझसे नाराज़ होंगे, खुद ही जब मूड ठीक हो जाएगा तो कमरे से बाहर निकल आएंगे। ये मेरा बेकार का ख्याल था। प्रदीप की शादी को 5 दिन हो चुके थे, मगर वह अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकला था। मुझे अब अजीब से ख्यालों ने सताने लगा था, इसलिए जब शीला किचन में बिजी थी तो मैं उसके कमरे में चली गई।
प्रदीप अपने मोबाइल पर बिजी था। कदमों की आहट सुनकर बोला, आ गई मेरी प्यारी शीला। ये शब्द मुझे हथौड़े की तरह कानों में बरस रहे थे। वापस पलट गई थी। क्या सिर्फ 5 दिनों में शीला प्रदीप के लिए प्यारी हो गई? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरा दिल बहुत ही जोर जोर से धड़क रहा था, इसलिए सास के कमरे की तरफ बढ़ गई। बड़ी तब पता चला कि मेरी तो ननद भी आई हुई है। मेरी सास अपनी बेटी से कह रही थी कि आप फिर मेरे ख्याल को मानती हो ना। मैंने कैसी चाल चली, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। सीमा बेचारी तो ये भी मालूम नहीं है कि उसने अपने पति की शादी जिस लड़की से की है वो मेरी पसंद की थी, और फिर प्रदीप भी पहले दिन से ही उस पर फिदा हो गया था। ये सब तो राधा की मदद से हुई। सीमा को तो पता भी नहीं है कि वो किसको ब्याह कर ले आई है। ये सब सुनकर तो मैं थर थर कांपने लगी थी। मेरी सास बोली, मैंने सीमा को खाने में बांझपन की इतनी गोलियां खिलाई कि वह सच में बांझ हो गई। ये शब्द सुनते ही मैं तो जैसे पत्थर बन गई थी जो मेरे ऊपर बरस रहे थे। मैं जल्दी से अपने पति के कमरे की तरफ बढ़ी ताकि उससे कहूं कि अपनी माँ और बहन की बातें सुन लो। इन दोनों ने मुझ पर कितना बड़ा जुल्म किया। मगर शायद आज की रात पर्दे सरकने की रात थी। जब मैं प्रदीप के कमरे की तरफ गई तो शीला से कह रहा था कि मैंने जज्बात में आकर बहुत गलत फैसला कर लिया था, जो सीमा से भागकर शादी कर लिया था। आज शादी के कुछ सालों बाद मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीमा के भाइयों को पता था कि वह मेरे साथ आई है, इसलिए वह मुझे हर रोज़ फ़ोन करके धमकाते थे, अगर तुमने हमारी बहन का ख्याल नहीं रखा तो हमारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं चौधरी में रहकर आया था, मुझे पता है कि वह लोग कितने खतरनाक होते हैं, इसलिए मैं सीमा को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। अब मम्मी ने मुझे अपने प्लान में शामिल कर लिया। यूँ हमने मिलकर तुम्हें पसंद किया और राधा आंटी के जरिए सीमा को बेवकूफ़ बनाया। हाय, मैं क्या सुन रही थी? ये वही प्रदीप था क्या जिसकी वजह से मैं अपने खुद को दांव पर लगा दिया? मैं दबे कदमों प्रदीप के कमरे में चली गई थी। वह मुझे रूबरू देखकर सुन्न हो गया था। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं उसका राज सब जान चुकी हूँ। मैं बोली, प्रदीप, अगर छोड़ना था तो यूं ही छोड़ देते। मुझे बांझ बनाना जरूरी था क्या? किसी इंसान के भगवान की दी हुई चीज़ें छीन लेना उसका कत्ल करने के बराबर है। इतना कहकर मैं उसके कमरे से निकल आई थी। वह मेरे पीछे पीछे आया था। कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर रह गया, मगर मैंने नहीं खोला। अब मैं मायूस होकर पलट गया तो मैं उस रात प्रदीप के घर वालों से और उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल आई। मैं अब एक अनाथ आश्रम में रहती हूँ। मैंने प्रदीप से डिवोर्स नहीं ली थी क्योंकि अब मुझे कभी किसी मर्द जात पर यकीन नहीं आने वाला था। तो फिर डिवोर्स का क्या फ़ायदा? मैं अपने मम्मी से फ़ोन पर बात कर लिया करती हूँ। वह मुझसे मिलने भी आई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी अनाथ आश्रम के नाम कर दी। बाकी और प्रदीप की यादें हैं। आप लोग बताएं, अगर मेरी जगह आप होते तो क्या करते? तो कैसी लगी मेरी ये इमोशनल कहानी? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।